मेरा नाम है हरिया, मैं काम करता हूँ बहुत बढ़िया, खाता हूँ खाना और रोज गाता हूँ गाना। अरे यार, आज तो बहुत देर हो गई। इस खतरनाक जंगल को देखकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। अगर मैं वक्त पर गांव नहीं पहुंचा तो मालिक बहुत नाराज हो जाएंगे। तभी हरिया को एक आवाज सुनाई देती है। सुनिए हरु जी। अरे, ये आवाज किसने दी? तभी हरिया को सामने कुछ दूर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। अरे भाई, ये औरत अकेली इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है? चलकर पूछना पड़ेगा। फिर हरिया अपनी बैलगाड़ी उस औरत के सामने लाकर रोक देता है और उससे पूछता है। अरे सुनिए, आप इतनी रात को इस खतरनाक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? तभी वो औरत मीठी आवाज में कहती है। अरे हरु जी, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वैसे तो यहाँ से काफी लोग गुजर चुके हैं, लेकिन मैं खास आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो क्या है ना, आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। हाँ हाँ हरु जी, मैं सच कह रही हूँ। अब देर मत करिए और जल्दी से मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, कौन सी बड़ी बात है, अभी छोड़ देता हूँ। आप मेरे पीछे बैलगाड़ी में बैठ जाइए और मुझे रास्ता बताते चलिए। फिर वो औरत हरिया की बैलगाड़ी में बैठ जाती है और हरिया बैलगाड़ी हाँकता हुआ आगे चल पड़ता है। फिर उस औरत के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते हरिया बैलगाड़ी लेकर एक काली गुफा के आगे आकर रुक जाता है। हरिया उस औरत से पूछता है। हाँ देवी जी, आपका घर कहाँ है? यहाँ तो एक गुफा के अलावा और कुछ नहीं है। तभी अचानक वो औरत हवा में उड़ने लगती है। देखते ही देखते उसका सुंदर रूप एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाता है और वो जोर जोर से हंसती है। अरे तू तो एक नंबर का बेवकूफ निकला। तू तो बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गया। अरे मर गया रे, ये तो एक चुड़ैल है। हे भगवान बचा ले, ये तो बड़ी डरावनी दिखाई दे रही है। और फिर अगले ही पल हरिया की बैलगाड़ी में रखा सारा सामान हवा में उड़ता हुआ उस काली गुफा के अंदर चला जाता है और वो चुड़ैल भी उस गुफा के अंदर जाकर कहीं गायब हो जाती है। हरिया ये नजारा देख बुरी तरह घबरा और परेशान हो जाता है। अरे, ये चुड़ैल तो मेरा सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो गई। अब क्या होगा? अगर मैं गांव खाली हाथ गया तो मालिक मेरी अच्छी खबर लेंगे। मेरी इस बात का कोई यकीन भी नहीं करेगा। फिर आखिर वही हुआ। हरिया के मालिक चंपक सेठ को हरिया की किसी भी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। चंपक सेठ को लगा हरिया झूठ बोल रहा है और उसने ही लालच में आकर सारा सामान हड़प कर लिया है। फिर हरिया को बेईमान समझकर चंपक सेठ उसे काम से निकाल देता है। अगले दिन अपनी दुकान में परेशान बैठा चंपक सेठ गुस्से में बड़बड़ाता है। अरे, दुकान में तो सामान बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे ही शहर जाकर सामान लाना होगा। फिर वो अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर चला जाता है। शहर से सामान लेकर जब चंपक सेठ वापस गांव लौट रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। चंपक जी, ओ चंपक जी। अरे, ये तो कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। फिर उस रास्ते में वही औरत खड़ी दिखाई देती है। फिर क्या था, हरिया की तरह चंपक सेठ भी उस औरत के पास अपनी बैलगाड़ी लेकर जाता है और वो भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के मोह जाल में फंस जाता है। फिर चुड़ैल उसे भी अपनी गुफा तक ले जाती है और उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती है। बेचारा चंपक सेठ लाचार होकर खाली हाथ गांव लौट आता है।
फिर ये उस जंगल में रोज की बात हो जाती है। जो कोई भी शहर से कुछ लेकर गांव की तरफ लौटता, वो चुड़ैल उसे बेवकूफ बनाकर उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती। एक दिन हरिया एक लकड़हारे को उसी जंगल की तरफ जाते हुए देखता है। फिर हरिया उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? मेरी बात मानो, आगे जंगल में मत जाओ, वहाँ एक बड़ी भयानक चुड़ैल रहती है। लकड़हारा हरिया की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है, अरे भाई, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाने दो भाई। शाम तक लकड़ियाँ काट कर शहर के बाजार में बेचना है। तुम अपनी ये कहानी किसी फुर्सत में बैठे इंसान को सुनाओ, मैं तो चला। इतना कहकर लकड़हारा वहाँ से आगे जंगल की तरफ चला जाता है। फिर अगले दिन गांव के मुखिया के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। तभी हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा लकड़हारा कहता है, अरे मुखिया जी, अब आप ही हमें बचाइए उस जंगल वाली चुड़ैल से। हमारा सारा काम तो शहर से ही होता है। अरे मुखिया जी, उस चुड़ैल की वजह से तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। हम सबको मिलकर उस चुड़ैल का कोई इलाज करना पड़ेगा। तभी भीड़ में खड़ा वीरा कहता है, आप लोग चिंता मत करिए, कल से वो चुड़ैल किसी को नहीं लूट पाएगी। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। तभी चंपक सेठ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तेरा नाम वीरा है तो क्या हुआ? तूने अभी उस चुड़ैल को देखा नहीं है? जाकर अपना काम कर, बड़ा आया। तब मुखिया जी कहते हैं, नहीं नहीं चंपक सेठ, मुझे लगता है हमें इस लड़के को एक मौका देना चाहिए। फिर सभी गांव वाले मुखिया जी की बातों से सहमत हो जाते हैं और वीरा शाम को एक बैलगाड़ी में कुछ सामान लादकर उस जंगल की ओर चल देता है। वीरा, ओ वीरा, कहाँ जा रहा है? तभी वीरा मुड़ के देखता है, वही चुड़ैल एक औरत के रूप में खड़ी है। अरे बहन जी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, तो खुद मेरे लिए इतना सामान लाया है। तू ही अकेला गांव में समझदार है। जरा देखो, मैं भी खोल के, बड़े भूख लगी है। जैसे ही चुड़ैल उस सामान पर से कपड़ा हटाती है, एक भगवान शिव की तेज रोशनी उसके अंदर मूर्ति से निकलती है और चुड़ैल अपने असली रूप में आकर जलने लगती है। अरे मैं जल रही हूँ, बचाओ! बचाओ! ओम नमः शिवाय, मर गई मैं! देखते ही देखते वो चुड़ैल राख के साथ उड़ जाती है और सभी गांव वाले भी वहां जाते हैं। शिक्षा बुराई पे सदा अच्छाई की ही जीत होती है। 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और अपनी डिलीवरी के लिए अपने मायके गई थी। माँ ने मुझे फोन पर बताया, घर के पीछे की तरफ जो खाली जमीन थी ना, वहां पर एक नया कमरा बनवा लिया है। इतने सालों के बाद जैसे ही अपने घर में कदम रखा, कुछ अलग सा लगा। माँ, ये घर के पीछे की तरफ नया कमरा बनवाने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, घर के पीछे दूर दूर तक खाली जमीन है। तेरे पापा को कई दिनों से लग रहा था कि यहाँ पर एक कमरा बनवा लेंगे तो ताजा हवा मिल जाया करेगी। अब तो ये सब छोड़ और चल जल्दी से दूध पी ले। माँ, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी, आप सो जाओ। मैंने दूध का गिलास उठाकर उस खिड़की में रख दिया। पता नहीं कब आंख लग गई। अचानक से खिड़की के पल्लों के खड़कने की तेज आवाज आई। दूध का गिलास धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही दूध का रंग लाल हो चुका था। मैंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा। चारों तरफ धूप अंधेरा था। उस अंधेरे की तरफ से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे छोटे बच्चे आपस में खिलखिलाकर मस्ती कर रहे हो। इतनी रात को इतने घनघोर अंधेरे में
बच्चों की आवाज कैसे आ रही है? घड़ी में वक्त देखा तो ठीक 12 बजे थे। देखकर मैं सन्न रह गई। बुरी आत्माओं और भूतों की कई कहानियां मैं सुन चुकी थी। वक्त भी कुछ ऐसा ही था। ऊपर से मैं प्रेग्नेंट। सुना था कि ऐसे वक्त में अक्सर बुरी आत्माएं औरतों का पीछा करती है, तो क्या मेरे पीछे भी? पसीने से तरबतर बड़ी मुश्किल से, जैसे कांपते हाथों से मैंने उस खिड़की को बंद किया। जल्दी से जल्दी उस कमरे से बाहर निकलकर माँ के पास जाने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ पलटी, लगा कोई साया हवा की स्पीड से दरवाजे के सामने से गुजर गया। मेरे गले में अटक कर रह गई। मैं जोर से चीख कर माँ को बुलाना चाहती थी, लेकिन वो आवाज खुद मेरे कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो माँ तक कैसे पहुंचती? खिड़की के पल्ले एक बार फिर तेज हवा के झोंके से धड़ाम करके खुल गया और पूरी ताकत से मैं चीख पड़ी। जानती थी मेरी चीख की आवाज सुनकर कुछ ही सेकंड में माँ वहां पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरा कलेजा डर के मारे फटा जा रहा था। आखिर माँ ने मेरी आवाज क्यों नहीं सुनी? इतनी गहरी नींद में तो माँ कभी नहीं सोती। ठीक पीछे खुली हुई वो खिड़की। मुझ में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं पलटकर उस तरफ देख भी सकूं। हवा का एक सनसनाता हुआ झोंका उसी वक्त मेरे कानों से आकर टकराया। लगा जैसे किसी ने दबी हुई आवाज में धीरे से मुझसे कहा, चली जाओ यहाँ से। मैंने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए और एक बार फिर ताकत लगाकर जोर से चीखने की कोशिश की। माँ! पापा! मेरी आवाज उस कमरे की दीवारों से टकराकर वापस मुझे ही सुनाई दे रही थी। जितनी ताकत के साथ मैंने चीखने की कोशिश की थी, कुछ ही देर बाद उससे कहीं ज्यादा तेज और दर्दनाक चीख मुझे सुनाई देने लगी। कि आवाज ठीक मेरे पीछे खिड़की से आ रही थी। वो आवाज मेरे कानों में पिघलते हुए लोहे की तरह गिर रही थी। उन आवाजों में हैवानियत थी। वो आवाजें किसी इंसान की नहीं है, इतना मैं समझ चुकी थी। कांप रहे हाथों से मैंने अंधेरे में कुछ ढूंढने की कोशिश की। तभी अचानक मेरा हाथ बेड पर रखी टॉर्च पर पड़ा। किसी तरह ताकत लगाकर टॉर्च का बटन ऑन किया, लेकिन ये क्या? सामने दरवाजे पर 3 छोटी लड़कियां खड़ी हुई थी। उनके हाथ में स्टील के चमचमाते हुए चाकू थे। मैं घबराकर लड़खड़ाई और पीछे की तरफ हटी, लेकिन तब तक वो मेरे पास आ चुकी थी। उनकी गर्दन टेढ़ी थी और उनके हाथों के वो चाकू मेरे पेट को निशाना बनाने को तैयार। मैं जोर से चीखी, नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को, मत मारो, मत मारो, छोड़ दो मेरे बच्चे को। सोनाली, क्या हुआ बेटा? तू इतनी डरी हुई क्यों है? उठ बेटा, क्या हुआ? हड़बड़ाकर मैंने अपनी आंखें खोली। देखा तो दिन निकल आया था। माँ मुझे जगा रही थी। मेरा चेहरा पूरा पसीने से लथपथ था। क्या हुआ बेटा? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? मैं अभी तक अपने पूरे होश में नहीं थी। वो मेरे बच्चे को मार देगी माँ। वो लड़की मेरे बच्चे को। मैंने घबराकर अपने पेट को छुआ। सब कुछ ठीक था। और वो दूध जो रात को यहाँ पर गिर गया था, उसका रंग लाल हो गया था। माँ ने हंसते हुए दूध का गिलास मुझे दिखाया। तुमने दूध पिया ही नहीं, पूरा का पूरा ऐसे ही रखा हुआ है। तुमसे कहा था ना सोनाली, सेहत के लिए लापरवाही ठीक नहीं बेटा। लेकिन मैंने तो सब कुछ अपनी खुली आंखों से देखा था। ये सपना। दादी, अगली बार आप लोग हमारे घर आइएगा। अरे नहीं बहू, सब यही आ जाते हैं तो घर खिला खिला लगता है। हाँ बहू, तू हमेशा बुलाती है तो जरूर आएंगे तेरे पास भी। हाँ, दीदी का घर बड़ा जो है, सब कुछ आपने शादी के बाद दीदी को ही तो दे दिया था। हमें भी दिया होता तो हम भी बड़ा घर लेते। क्यों सुनील? अरे नहीं, पापा ने सबको एक बराबर ही दिया है। छोटी बहू, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। वो आपके सोने की चेन वाली घड़ी है ना, वो अगर आप मुझे
तभी वहाँ मजली बहू भी आ जाती है। और मुझे ना आपका मंगलसूत्र कितना लंबा, सुंदर और भारी भी है। अरे हाँ हाँ, तुम दोनों को ही दूंगी बहू, चिंता न करो। चलो अब खाना लगाओ, खाना खाया जाए। सभी मिलकर खाना खाते हैं कि पड़ोसन आ जाती है। अरे सुधा बहन, थोड़ी चीनी तो देना, घर में शक्कर नहीं है और मेहमान सर पर बैठे हैं। अरे छोटी बहू, चाची को शक्कर तो दे दो। अरे मजली दीदी, आप दे दीजिए ना, मैं यहाँ कम आती हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि सासू माँ सारी चीजें कहाँ रखती है। और तुम, मैं कौन सा यहाँ रोज शक्कर फाँकने के लिए आती हूँ, मुझे भी नहीं है पता। तभी बड़ी बहू हाथ में चीनी की कटोरी लेकर आती है। चाची, शक्कर आप लोगों का बड़ा सहारा है माँ जी और पिताजी को, वरना हम लोग तो यहाँ रहते ही नहीं। आप जैसे पड़ोसी हैं तो हम निश्चिंत है। और जीती रहे बहू, आप तो ये घर पड़ोस कम परिवार ज्यादा लगता है। सुधा अपनी बड़ी बहू को देखकर बहुत खुश रहा करती थी। वो उससे अक्सर घंटों बात भी किया करती, लेकिन दोनों दूसरी बहुओं का भी वो समझती थी कि शायद छोटी है, वक्त आने पर संभल जाएंगी। समय आ जाता है जब सभी को वापस जाना होता है। माँ जी, हम लोगों की फ्लाइट पहले है, हमें इजाजत दे। वो सास के गले लगकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद छोटी बहू कहती है, माँ जी, मैं ना ये सोफे के कवर और चादरें ले जा रही हूँ, यहाँ तो ऐसी ही पड़ी रहेंगी। हाँ हाँ बहू, ले जा, और कुछ चाहिए तो बोल। और तो चाहिए बहुत कुछ, पर चलिए कोई बात नहीं, अगली बार ले जाऊंगी मैं। ऐसे ही मंजली बहू भी घर का बहुत सारा सामान ले जाती है। सभी के जाने के बाद सुधा राकेश से कहती है, घर कितना सूना लग रहा है ना। हाँ, और खाली भी। तुम्हारी दोनों बहुएं सब बटोर गई। अरे ठीक है ना, हम दोनों ही तो हैं, कितना सामान लगेगा। फिर उन लोगों की नई गृहस्थी, इतना मत सोचा करे। समय बीतता है। ऐसे ही हर साल त्योहारों में सुधा और राकेश के बच्चों की बहू आते और जाते वक्त ढेर सारा सामान पैक कर कर ले जाती। लेकिन कुछ ही सालों में सुधा का देहांत हो जाता है। पिताजी, आप यहाँ अकेले क्या करेंगे? हम लोगों के साथ चलिए। अरे नहीं नहीं बहू, इस घर में सुधा की यादें हैं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। अब तुम लोगों की माँ नहीं रही। देख लो, वैसे तो मैंने उसके जीते जी सब कुछ दे दिया है, लेकिन कुछ उसका पर्सनल कीमती सामान था जो ये है, ले लो। सामान में होती है एक घड़ी और एक मंगलसूत्र। माँ जी ने कहा था कि वो ये घड़ी मुझे देंगी। हाँ हाँ पिताजी, माँ ने सबके सामने ये घड़ी सरिता को देने के लिए कहा था। उठा लो सरिता माँ की घड़ी। अब क्या था, छोटी बहू फट से घड़ी उठा लेती है। और पिताजी, ये मंगलसूत्र तो माँ ने मुझे ही देने को कहा था, याद है ना? वो सभी की ओर इशारा करती है। तू भी ले ले ये हार बेटा, कोई बात नहीं। मंजली फटाक से हार उठा लेती है। ससुर बड़ी बहू की तरफ देखते हैं। तुझे क्या दूं बेटा? पिताजी, माँ ने एक चीज मेरे लिए भी रखी है। सभी के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर सास ने क्या रखा होगा बड़ी के लिए। अरे माँ जी तो दीदी से प्यार भी ज्यादा ही करती थी, हमेशा उनसे बात किया करती। जरूर कोई बड़ी और अपनी प्रिय चीज दी होगी दीदी को। और देख लेते हैं ना, वरना तो हम भी बराबर का बंटवारा करेंगे। हाँ हाँ, कर लेना बंटवारा। लेकिन बड़ी बहू बताओ तो, सुधा ने क्या रखा है तुम्हारे लिए? अभी तो हम लोग यही हैं पापा जी, जब जाने लगेंगे तो बता दूंगी। बड़ी बहू के मुंह से ये बात सुनकर बाकी दो बहुएं सोचने लगती हैं कि आखिर क्या है जो दीदी को सासू माँ देकर गई हैं। दीदी, ऐसा तो नहीं ना कि पूरे घर का आधा हिस्सा माँ बड़ी भाभी को देकर गई हो? तभी वहाँ ससुर आ जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मकान तो तुम तीनों का बराबर से है। देखो, बड़ी बहू से तुम्हारी सास ज्यादा जुड़ी थी, न जाने क्यों घंटों बात किया करती थी। पता नहीं क्या देकर गई है उसे। और ससुर जी, आपको क्या पता, चालाकी से पूरे घर के पेपर में साइन करवा लिए हो, या फिर कोई छुपा गहना। आखिर मकान पूरा तो आपने सासू माँ के नाम ही कर रखा था ना। अब घर में ये सस्पेंस बन जाता है कि आखिर बड़ी बहू क्या लेकर जाएगी। फिर वो दिन भी आ जाता है जब बड़ी बहू के जाने का समय हो जाता है। बेटा, परसों तुम चली जाओगी, बताया नहीं माँ ने तुम्हें क्या दिया? घड़ी और हार जो बेशकीमती था और तुम्हारी सास को सबसे ज्यादा प्रिय था, उसका तो बंटवारा भी हो चुका है। अब तुम्हारी बारी। हाँ पिताजी, आज मैं ये बात बताने ही वाली थी। माँ ने मुझे उससे भी बेशकीमती चीज दी है, और वो है आप। आपसे अधिक प्रिय उन्हें कुछ नहीं था। माँ चाहती थी कि आप मेरे साथ रहें। चलिए पिताजी। बेटा, मेरे पास तो कोई पेंशन भी नहीं है और ना ही कोई प्रॉपर्टी। लेकिन आपके पास संस्कार है पिताजी, जो मेरे बच्चे आपसे लेंगे, तो आपको ले जाने पर स्वार्थ ही है मेरा। चलिए ना पापा। सभी के सामने पिताजी बड़ी बहू और बेटे के साथ उनके घर चले जाते।